Okay, so last time we saw that the curve for adiabatic process is steeper than the curve for an isothermal process. The reason is it has a more slope because it has a factor gamma associated with it. So for an isothermal process, you have PV is equal to constant, and for adiabatic process, you have PV gamma is equal to constant. And gamma, you know, that is a ratio of the heat capacities. This is Cp over Cv. गैमा आपने पिछली दफा ये भी जाना था. अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली यू कैन कैलकुलेट कि ये किस वजह से ये स्लोप से आता है. तो आपके पास अगर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से अगर आप इसका पार्शियल पी और पार्शियल वी करें तो आपके पास किस तरह का रिलेशनशिप आना चाहिए. PV is equal to partial P and partial V. पार्शियल पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, ये आपके पास एक रिलेशनशिप है. तो पार्शियल पी और पार्शियल वी कैसे, क्या आएगा इसका आंसर? कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा गैस करें इस चीज को. गैस करें, शाबाश. एनी आइडिया? कर्व एक नई हम ड्रॉ करेंगे. कैसे? अच्छा सर, हम दोबारा से उसका प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखेंगे एडियाबैटिक और आइसोथर्म दोनों में, और उनकी जो वैल्यू आएंगी वो पार्शियल पी और पार्शियल वी. कैसे निकालेंगे, ये मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि कैसे निकालेंगे. शाबाश, सोच के बताएं. तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. कैसे? हाउ वुड बी इंटीग्रेटेड? इनिशियल कंडीशंस लगा के शाबाश शाबाश, सोचें सोचें, सोच के बताएं. कौन सी इनिशियल कंडीशंस का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं आप? ओ, चलें, इसको मैं आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पे छोड़ता हूँ. जरा ये बताना है आपने उसमें कि ये चीज़ कैसे इस इक्वेशन से डिराइव होती है, जो आपकी कौन सी इक्वेशन है आपके पास, क्योंकि मैं तो कर दूंगा और फिर आप उसी को रट्टा लगा लेंगे. ये आपने प्रूव करना है कि पार्शियल पी और पार्शियल वी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस गैमा पी और वी, और पार्शियल पी और पार्शियल वी इज just equal to minus P or V in case of
आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रूव करना है और यही इसकी लॉजिक भी है। यहाँ से आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे ये पार्शियल पी और पार्शियल वी बेसिकली इट्स गिविंग यू द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये कर्व डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो नेगेटिव स्लोप है। दोनों केसेस में स्लोप तो नेगेटिव है, ये तो आ जाएगा आपके पास। अब इसके साथ ये जस्ट पी और वी है ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व जो है ये गैमा टाइम्स पी और वी है। ठीक, तो गैमा जो गैमा का जो फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 हो तो इस वजह से ये जो स्लोप है 3 की जो स्लोप है वो ग्रेटर होगी 2 की स्लोप से। तो ये तो एक थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है इसके बीच में। एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देख लेते हैं इस हीट कैपेसिटी की। आप लोगों से शेयर करना चाहता था मैं, किधर है एग्जांपल 2.6 है। एग्जांपल 2.6 आप लोगों को दी हुई है। 2.4 ये है, पहले 2.4 देख लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर 2.6 देख लेंगे। एग्जांपल 2.4 में हमसे कहा गया है कि वाटर हीटर होल्ड्स 150 kg ऑफ वाटर, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 18 डिग्री सी टू 15 डिग्री सी। तो यहाँ पे आप लोगों का फार्मूला जो है वो तो सिंपली वही यूज होगा जो हीट कैपेसिटी के लिए है। तो आप लोगों को वाटर की हीट कैपेसिटी इसमें पता होनी चाहिए। आपके पास T2 माइनस T1 जो है वो फार्मूला है ना आपके पास हीट कैपेसिटी का, C इक्वल्स Q, C इक्वल्स Q ओवर डेल्टा T। ये एक जनरल फार्मूला आपके पास, आपने हमेशा इससे स्टार्ट लेना है कैपेसिटी के लिए। अब जब बात आएगी मोलर हीट कैपेसिटी की तो साथ मैं बताता हूँ ना आपको, मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है तो Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स और mass whatever you have, it's a molar heat or a mass specific heat, तो ये होगा m डेल्टा T। ठीक है, ये आपका फार्मूला होगा जो कि आपने जिससे स्टार्ट लेना। और यहाँ से आपको हीट एडिड पूछी गई है, एनर्जी रिक्वायर्ड मींस हीट एडिड, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, आप इसको Q के लिए सॉल्व करेंगे तो Q होगा आपके पास mc डेल्टा T। डेल्टा टी आपको प्रॉब्लम में गिवन है, सी आपको प्रॉब्लम में नहीं गिवन, लेकिन अगर मैं ऐसा प्रॉब्लम दूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे जनरली वाटर की आप लोगों को याद होनी चाहिए हीट कैपेसिटी जो है वो है 4184 जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसकी हीट कैपेसिटी है। तो ये वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे। T2 है 50 डिग्री सी और T1 है 18 डिग्री सी, तो बड़े आराम के साथ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। और आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है, यूनिट्स हीट की जूल्स में होती हैं, टेम्परेचर की केल्विन में, मैस की केजी में, और हीट कैपेसिटी की आपको अभी दी हुई है जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। जी जी सर मैंने एक जगह पे 4200 की पढ़ी है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना जी 4200 से अराउंड अबव होती है। किससे होती है? यहाँ पे अब 4200 से अबव सर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। नहीं, ये आप क्यों नहीं यूज करते वैल्यू? जी ये क्यों नहीं यूज करते? वो आपने कहीं और पढ़ी है जो, उसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे जब हम ये बुक यूज कर रहे हैं, बुक में ये दी हुई है। या तो आप कहें ना मैंने खुद कैलकुलेट किया तो 4200 से अबव आ रही है, फिर मैं मान जाऊंगा। अब बुक्स वाले जो मर्जी यूज करें, आपको वैल्यू ये दे दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाती तो रफली इतनी है 4200 यूज कर लो अगर किसी को मसला है तो वो भी ठीक है। 4200 एग्जैक्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है अप्रोक्सीमेटली। तो बहरहाल ये आ जाएगी वैल्यू हीट कैपेसिटी की, सॉरी हीट एडिड की, तकरीबन 2 × 10⁻7 जूल इस केस में। एग्जांपल 2.5 है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इसमें ये कहा गया है कि एक ब्रिक है, एक ईंट को गर्म किया गया है 180 डिग्री सी तक, और उसको फिर ठंडे पानी के एक बाथ में उसको इमर्स कर दिया गया, उसको फेंक दिया गया, और दोनों का मैस दिया हुआ है, ब्रिक का मैस भी दिया हुआ है और वाटर का मैस भी दिया हुआ है। और अब से पूछा ये जाता है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द ग्लास।
तो ग्लास की वो ब्रिक थी, तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्यों कि अब जो वो ग्लास ब्रिक है वो इनसाइड दैट वाटर कंटेनर पड़ी हुई है, तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही उस ब्रिक का भी होगा। ये पहली कंडीशन आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करनी है कि जो एनर्जी पहले थी इसकी उस सिस्टम की जिसमें ब्रिक और वाटर बाथ जो थे वो सेपरेटेड थे एक दूसरे से, वो एनर्जी वो बराबर होगी जब बाद में जब वो दोनों कंबाइन हो गए उसके, तो दोनों की जो नेट चेंज है वो जीरो होगी दोनों के अंदर। दोनों की नेट चेंज हम कैलकुलेट करेंगे और तो फिर उसको ऐड करेंगे तो वो जीरो होनी चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो एनर्जी अब ग्लास की जो ब्रिक है उसको हीट किया गया था, तो उसकी एनर्जी में मतलब पहले ज़्यादा थी, बाद में उसको ठंडे पानी में फेंक दिया गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई है, ये आपको पता है। और जो वाटर है वो पहले ठंडा था तो उसके अंदर एक गर्म हीट आके गिरी है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो आपको आपका जो जनरल कॉमन सेंस है उससे आपको पता होना चाहिए। तो बाकी जस्ट कैलकुलेशंस हैं फिर इनसाइड। तो पहले आपने चेंज इन एनर्जी ऑफ द ग्लास ब्रिक निकालनी है, वो है चेंज इन हीट कैपेसिटी एम ग्लास सी ग्लास, और ये गिवन होगा आप लोगों को। स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्लास इज अप्रोक्सीमेटली 750, इसकी वैल्यू है जूल पर केजी पर केल्विन, और वाटर की आपको पता है। तो ये वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है दोनों का वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और लड़की ने कहा स्टार्ट कर दिया स्टैटिस्टिकल की, उस पर जाके स्टाइल पे, तो क्या कहें जी इन लोगों से हम, ये कमाल शानदार लोग हैं, सोचे समझे बगैर काम करते हैं और फिर उसको देखते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। एनीहाउ नेक्स्ट ये प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल 2.6 है कि हीलियम गैस है आपके पास, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 10 डिग्री से 30 डिग्री सी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। मतलब उसका जो कंटेनर है वो फिक्स ही रहेगा, जैसे इसको हमने हीट करना है तो CV की इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए भी आपने एक्चुअली हीट एडेड ही कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए भी आपके पास फार्मूला सिंपली होगा Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T, और डेल्टा T आपको गिवन है इसमें, वो है 20 डिग्री सी। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रल का साइंस ने यूज किया हुआ है, इंटीग्रल का साइन यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिस इज जस्ट Q इज इक्वल टू CV T, dt से मुराद है इंटीग्रल ओवर T। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस थिंग इज इक्वल टू नाउ mu is number of moles, CV is CV, and then it is equal to T, और T वो टेम्परेचर है जिसको आपने अचीव करना है, बेसिकली डेल्टा T ओवरऑल, so that is this T is equal to 20, that is 30 minus 10। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल्स तो ये हैं, इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्वाजी स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमने पिछली दफ़ा एक्चुअली इसका जिक्र किया था वो क्या है। इसी से हमने कैलकुलेशन की थी पिछली दफ़ा, जो हमने CP माइनस PV इज इक्वल टू गैमा कांस्टेंट पे की थी। तो थर्मोडायनामिक्स में हम जितने भी प्रोसेसेस स्टडी करेंगे वो सब के सब क्वाजी स्टैटिक होंगे। क्वाजी स्टैटिक से मुराद ये है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसीड करेंगे। स्टैटिक होता है बिल्कुल स्टेशनरी जो कि मूव ना कर रहा हो, क्वाजी स्टैटिक मींस जो कि मूव कर रहा हो लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही कम हो, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, दैट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और एडियाबैटिक का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सिस्टम में हीट ना तो ऐड कर सकें ना रिमूव कर सकें। सही हो गया, टोटली आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी हमारे पास? ये चीज़ तो हमने पिछली दफ़ा कर ली थी दूसरी स्लाइड्स पे ना, वो जो आप लोगों को के पास लेक्चर, हमने लाइव लेक्चर, वो लेक्चर मैंने अभी तक शायद अपलोड नहीं किया वीडियो यूट्यूब पे, तो मैं वो वीडियो कर देता हूँ अपलोड। ये चीज़ें तो सारी वही हैं, ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, ये देख लेते हैं। एग्जांपल 2.8, एग्जांपल 2.8 में कहा गया है कि टू आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं जिनके जो जिनकी मोलैरिटी है 0.1 मोल, हर एक में कितने मोल्स हैं? 0.1। और वो क्या है, सिस्टम क्या है? आइडियल गैस है और टेम्परेचर 300 केल्विन पे है और प्रेशर की वैल्यू ये गिवन है इसमें। तो वो कह रहा है कि प्रेशर इस सिस्टम का हमने रिड्यूस किया है फैक्टर ऑफ 2 किसी तरीके से। प्रेशर रिड्यूस करने से मुराद ये है कि उसके ऊपर अगर सिस्टम के ऊपर कोई वेट मौजूद था तो वो रिमूव कर दिया गया है, या जैसे भी तरीके से सिस्टम का प्रेशर रिड्यूस किया गया है और उसको अलाउ किया गया है वो सिस्टम एक्सपेंड करे। और एक्सपेंड कैसे करे? एक दफ़ा एडियाबैटिकली और एक दफ़ा आइसोथर्मली। वन एडियाबैटिकली भी मेंशन है इस पे एंड वन टाइम आइसोथर्मली। तो पूछा ये जा रहा है आप लोगों से कि फाइनल वॉल्यूम्स और टेम्परेचर्स क्या होंगे दोनों सिस्टम्स के, और गैमा की वैल्यू भी गिवन है ऑलरेडी। गैमा जो कि बेसिकली CP ओवर CV होता है, तो ये गिवन है उस सिस्टम के लिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 5/3, ये प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। तो जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो तो बड़ा इजी है। आइसोथर्मल जो पहले तो हम इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे। हमें तो इनिशियल वॉल्यूम का नहीं पता ना, हमें तो ये बताया गया है कि सिस्टम एक्सपेंड किया है, पहले जो भी वॉल्यूम था उससे ये बढ़ के 2 टाइम्स उसका प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम तो उसका इंक्रीज किया होगा। इनिशियल वॉल्यूम निकाल लिया गया है पहले आइडियल गैस इक्वेशन से, P1V1 इक्वल टू nRT1 इससे। उसके बाद आइसोथर्मल में चूंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है यहाँ पे। अगर आपने सबसे पहले तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का की ये डेफिनेशन याद रखनी है, थोड़ा तवज्जो रखेंगे आप लोग कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से क्या मुराद है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से मुराद ये है कि पहले एक सिस्टम का वॉल्यूम 2 लीटर्स था और उसके ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था। देन अगर हम उसका अब वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, 3 लीटर्स कर देंगे, तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक से 0.5 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। इसी चीज़ को आप इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं कि P1V1 इक्वल्स P2V2। और अगर कोई तीसरा प्रोसेस भी किया आपने, मतलब 3 स्टेप्स किए, तो उस केस में वो अगर तीसरे स्टेप्स के वॉल्यूम और प्रेशर को आपने P3V3 कहा हुआ है, तो ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए? किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आपने एट द एंड ऑफ द डे ये निकालना था कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो यहाँ से आपने V2 की वैल्यू निकालनी है दोनों तरह के प्रोसेसेस में। अब ये तो था आइसोथर्मल का चक्कर, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस एडियाबैटिक हो, तो एडियाबैटिक में यही इक्वेशन मॉडिफाई होगी, वो होगी P1V1 gamma equals P2V2 gamma, that if there is a third step then it is P3V3 gamma to the power। अच्छा, अब आप लोगों से को इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, तो वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक हो गया। जब ये आपके पास आ गया तो अब आप बाकी की वैल्यूज यूज करेंगे और V2 वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। V2 अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर वॉल्यूम पहले 2 है तो बाद में क्या हो जाना चाहिए जब वो प्रेशर हाफ हुआ? तो प्रेशर आधा कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 4 टाइम होना चाहिए। 4 टाइम्स कैसे? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। क्या होगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है उसी प्रोपोर्शन से। एक चीज डबल हुई है, दूसरी चीज हाफ हो जाएगी। एक चीज हाफ हुई है, दूसरी चीज
डबल हो जाएगी, ये इसका मतलब है। पीवी इज इक्वल वही टू है सर, मतलब अगर पहले 2 था, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ये निकाला ना हमने, सेंटीमीटर हमें क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता था, हाँ ठीक है, इस प्रॉब्लम में। जी तो जी। इनिशियल वॉल्यूम हमने निकाल लिया है आइडियल गैस इक्वेशन से, जो कि डाटा हमें गिवन था इसमें, उससे तो वो निकाल लिया। अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वो ऑटोमेटिकली आपको पता इसके होना चाहिए, डबल हो जाएगा। इससे डबल हो जाएगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है V2 दैट इज 2.49 × 10⁻³ इसी को डबल कर दिया, ठीक है। तो ये तो किसके लिए था, ये प्रोसेस था आइसोथर्मल, और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपको V1 पता हो तो आप V2 आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। दिस वन इज this is the final volume for an isothermal process. अब हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, जो आपसे पूछी जाएगी चीज वो जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसी हो, लेकिन आपने अपना फैम यूज करना है, अपनी अकल इस्तेमाल करनी है और उससे डिटरमिन करनी है चीजें जो, और सारी चीजें होंगी उसी डाटा से ही जो कि आपको गिवन होगा। आपसे कोई ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी जो आपने याद करके आनी हो और रट के बतानी हो, ठीक है, यह बात आपने ध्यान में रखनी है। अब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो बता सकता है, गैस कर सकता है? सर टेम्परेचर तो वही रहेगा ना, आइसोथर्मल है, हाँ टेम्परेचर जी, कांस्टेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड। ये कौन है, मैं आवाज सुन सकता हूँ लेकिन मैं देख रिमशा। नहीं सकता। जी रिमशा। तो रिमशा। जी जी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर शुरू में टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन था तो वो एंड पे भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कहाँ चेंज होगा, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेशंस हम यूं करेंगे कि हमारे पास V1 और V2, इस केस में हम डबल नहीं कर सकते, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम वॉल्यूम को डबल नहीं कर सकते, इसकी वजह यह है कि इसमें रिलेशनशिप वो नहीं है जो उसके केस में था। ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये यूज करनी पड़ेगी फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कि P1 V1 गैमा इक्वल्स P2 V2 गैमा। वैसे तो हम डबल कर देते अगर आइसोथर्मल होता तो, लेकिन अब इसमें गैमा का फैक्टर है तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये फाइनल टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एडियाबैटिक के केस में, जब हमने कहा है कि अब हीट जो है वो अंदर बाहर मूव नहीं कर सकती। सवाल मेरा ये है कि इसने कैलकुलेट किया हुआ, इसने कहा हुआ है कि T2 आएगा 250 के, और लेकिन ये कह रहा है कि एक्सरसाइज, वी लीव इट एज एन एक्सरसाइज टू शो। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सी हमें यूज करनी चाहिए इक्वेशन? शाबाश। PV is equal to nRT। यस, ओके, गुड। तो कौन यस सी? सर, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा, हाँ V2 आ जाएगा और T2 हम वहां से निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो P2 V2 इज इक्वल टू गैमा R T2। तो P की वैल्यू भी मौजूद है, P2 की भी, और T2 की अभी हमने V2 की अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वहां से T1 की T2 की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जानी चाहिए इन प्रिंसिपल। तो ये आप करके देखिएगा, देखिए मुझे बताइएगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट है प्रॉब्लम नंबर 2.17। ये वो असाइनमेंट का वो हिस्सा है जो कि आपने सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये उसका प्रॉब्लम 1 है 2.17, कंप्रेशन ऑफ एयर। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम 1, जो कि जिसके मार्क्स लगेंगे। अभी तक जो मैं आपको असाइनमेंट्स देता रहा हूँ वो तो आपकी मर्जी थी, आप करें। कुछ बच्चों ने की हैं और कुछ ने, बहुत सारों ने नहीं की। तो अब आपने ये सब ने करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 प्रॉब्लम 1 उसका ये होगा, जिसमें आपको सिचुएशंस कुछ गिवन है जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो कि आपने ऊपर प्रॉब्लम किया, मिलती जुलती हैं, ठीक है। सर कब तक करनी है? ये मैं बताता हूँ आपको ना, ये मैं बताता हूँ।
एक प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो भी बताता हूँ आपको कि क्या कुछ करना है आपने। लेकिन आप नोट कर लें कि एक तो ये है, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसकी गाइडलाइन दूंगा। अब सेक्शन है नेक्स्ट हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जो कि हमने पहले भी सीखा था थोड़ा सा। किसी को याद है कि हमने क्या सीखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कुछ दिन पहले। सर उसमें ये था कि एंट्रोपी जो होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में? सर वो कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, जो कि जो भी होती है उसकी सिस्टम की, और इरिवर्सिबल में वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये है सेकंड लॉ जो कि आप जिसको आप जानते हैं। अब इसका ताल्लुक थर्मोडायनामिक्स में हम कहते हैं कि एक और हमने कहा ना एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये समझाया था ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट ये थी कि तमाम हीट लेके उसको सारे के सारे को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एक स्टेटमेंट ये थी। दूसरा ये था कि कोई भी ऐसी आइडियल इंजन नहीं बनाया जा सकता जिससे हम हीट सारी की सारी एक कोल्ड बॉडी से लेके एक हॉट बॉडी में कन्वर्ट कर दें बड़े आसानी के साथ, और कोई और हमें काम ना करना पड़े, और या कोई हीट ज़ाया ना हो जिसमें। ठीक हो गया? ये तो थी जनरल डेफिनेशन। इसमें थोड़ा सा हम इसको फर्दर इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या मतलब है इस चीज़ का सारी का। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। हम सेकंड लॉ को इस तरह भी कह सकते हैं कि हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। हाँ, ये भी कह सकते हैं, किसी हद तक ये भी दुरुस्त है। इटसेल्फ तो वैसे भी फ्लो नहीं करती ना, वो तो एक जनरल रूल भी है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है उसके ऊपर वर्क डन फ्लो करवाने के लिए। ये तो एक इससे ज़्यादा कॉमन सेंस की चीज़ है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में इसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। जी इसका सर। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। खैर चलें, ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वही वाली। अब एक और स्टेटमेंट हम ऐड करते हैं इसमें, और तो नहीं है लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके ऐड करते हैं। वही है कि देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव फंक्शन ऑफ स्टेट known as entropy that can never decrease in an isolated system। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें न्यू आई हैं कि एक तो ये बता रहा है कि आपको एडिटिव फंक्शन होना चाहिए। एडिटिव फंक्शन से क्या मुराद होगी आपके ख्याल में, क्या हो सकता है ये? यहाँ पे एडिटिव फंक्शन की इसने टर्म यूज की है, तो आप लोगों के ख्याल में क्या होना चाहिए ये एडिटिव फंक्शन? तो वो फंक्शन जो है ग्रेजुअली सर ऐड अप होता जा रहा है। सेंस में किस चीज में ऐड हो रहा है, तो बता सकते हैं थोड़ा सा? ऐड होने से मुराद ये है कि दो सिस्टम्स हैं अगर आपके पास, और उनको अगर आप कनेक्ट कर दो, जोड़ दो आपस में। दो सिस्टम्स हैं जिसका दो डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट वॉल्यूम है, डिफरेंट एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट यू कनेक्ट देम विद सम कंडक्टिव वॉल जो कि जिससे वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकें आपस में। तो जो एंट्रोपी है दोनों सिस्टम्स की अब कंबाइंड जो होगी वो ऐड अप हो जाएगी। सिस्टम ए की एंट्रोपी ए थी, सिस्टम बी की एंट्रोपी बी थी, तो टोटल अब जो सिस्टम जब ज्वाइन कर दिया आपने, दोनों कंबाइन कर दिए, तो टोटल एंट्रोपी सम अप हो जाएगी दोनों की। ये मुराद है एडिटिव से, एडिटिव फंक्शन से ये मुराद है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में, द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ कंबाइंड सिस्टम इज SA प्लस SP। और ये कुछ इसने थोड़ा सा फलसफा झाड़ा हुआ है बुक वाले ने, इसको हम इतना नहीं गौर से देखते कि ये वही चीज़ें हैं कि एक कंपोजिट सिस्टम है। यहाँ कंपोजिट से मुराद है, टाइम कितना बचा है, 1 मिनट बचा, चले मैं जल्दी से करता हूँ कोशिश इसको एक्सप्लेन करने की। कंपोजिट से मुराद है दो सिस्टम्स हैं, एक बॉडी है जो कि एट हायर टेम्परेचर है, इसका T1 T2 दो बॉडीज हैं पहले, और T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसकी एंट्रोपी S1 थी और इसकी एंट्रोपी S2 थी। तो ये होगा कि
जो जिसम टेम्परेचर गेन करेगा उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, मतलब S2 की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगी, और T1 जो S1 सिस्टम है वो चूंकि टेम्परेचर दे रहा है तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, या इन सम केसेस वो डिक्रीज भी कर सकती है। तो S1 कैन डिक्रीज हम लिख सकते हैं। लेकिन जब कंपोजिट सिस्टम की बात होगी, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया है, तो ओवरऑल जो एंट्रोपी है S टोटल वो होगी S1 प्लस S2, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कंपोजिट की हमेशा या कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट बहुत कम केसेस में होगी, मोस्टली ऐसा ही होगा कि ये ग्रेटर देन 0 हो। ये इस टर्मिनोलॉजी का सिंपल तरीन मतलब है। बाकी मैं एक नया लिंक आपसे शेयर करता हूँ और उस